बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकारों के आंकड़ों को एकत्रित करना, उन्हें सारणीबद्ध करना तथा उन्हें दंड आलेखों के रूप में दर्शाना सीखा है। आंकड़ों के संग्रह, आलेखन और प्रस्तुतिकरण से हमारे अनुभव संगठित होते हैं और निष्कर्ष निकालने में भी हमारी सहायता करते हैं। इस पाठ में हम एक कदम और आगे बढ़कर अन्य प्रकार के आंकड़े और आलेख देखेंगे, जिन्हें हम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि पर देखते हैं। चलिए चित्र में कुछ आंकड़े देखते हैं। इन आंकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि 3.1 के अनुसार 20/6/2006 को सबसे अधिकतम तापमान जम्मू का था, या 3.3 से ये कह सकते हैं कि बुधवार को कोई बच्चा अनुपस्थित नहीं था। पर जरा सोचो, क्या इन आंकड़ों को संगठित और प्रस्तुत करने का कोई और तरीका है जिससे इनका विश्लेषण और व्याख्या बेहतर तरीके से हो सके? आइए देखें। आंकड़ों का संग्रह। 3.1 के आंकड़े नगर के तापमानों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, पर उनसे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि पूरे वर्ष किस नगर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक था, या हमें हर नगर के पूर्व वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमानों के संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, तभी हमें ये पता चलेगा। ऐसी स्थिति में 3.1 में दिए गए आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। ये बताता है कि हो सकता है कि आंकड़ों का दिया हुआ संग्रह उससे संबंधित विशिष्ट सूचना ना दे पाए और हमें उस विशिष्ट सूचना को ध्यान में रखकर आंकड़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत हो। इस प्रकार आंकड़ों को इकट्ठा करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनका उपयोग किस प्रकार किया जाना है। जैसे कुछ स्थितियाँ देखो जो इनका तुम अध्ययन करना चाहते हो। गणित में अपनी कक्षा के प्रदर्शन का, फुटबॉल या क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन का, किसी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर का, या फिर आपके आसपास के परिवारों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या का। इन स्थितियों में जब तक हम उपयुक्त आंकड़े इकट्ठे नहीं करेंगे, तब तक हमें वो जानकारी नहीं मिलेगी जिसकी हमें ज़रूरत है। मित्रों से चर्चा करो कि इनमें से हर स्थिति में किन आंकड़ों की ज़रूरत होगी और उन्हें जमा करना कितना आसान या कठिन है। आंकड़ों का संगठन। जब हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं तो हमें उन्हें रिकॉर्ड करके संगठित करना होता है। चलो देखें कि इसकी क्या आवश्यकता है। कक्षा अध्यापिका सुश्री नीलम ये जानना चाहती हैं कि कक्षा में अंग्रेजी में बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया था। उनके द्वारा प्राप्त अंक को उन्होंने इस तरह लिखा: 23, 35, 48, 30, 25, 46, 23, 27, 32, 38। पर इस रूप में ये आंकड़े आसानी से नहीं समझे जा सकते थे। साथ ही नीलम को ये भी नहीं पता चला कि जिस विद्यार्थी के बारे में वे जैसी धारणा रखती हैं वो उनके प्रदर्शन से मेल खाती है या नहीं। एक सहकर्मी की मदद से 3.2 में दर्शाए तरीके से आंकड़े इकट्ठे किए, जिसकी मदद से नीलम समझ सकी कि किस छात्र को कितने अंक मिले। दीपिका ने इन्हें दूसरे प्रकार से दर्शाया 3.5, जिससे नीलम ये जान सकी कि किस छात्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा है और किसे सहायता की ज़रूरत है। अनेक आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं वे सारणीबद्ध रूप में होते हैं, जैसे स्कूल के रजिस्टर, प्रगति रिपोर्ट, अभ्यास पुस्तिका में क्रमानुसार सूची, तापमान के रिकॉर्ड और ऐसे ही कई आंकड़े सारणीबद्ध होते हैं। आंकड़ों को सारणी में रखने से उन्हें समझना और उनकी व्याख्या करना आसान है। प्रतिनिधि मान। आप औसत शब्द से अवश्य ही परिचित होंगे और दैनिक जीवन में इस शब्द से संबंधित इस तरह के कथन आपने सुने अथवा पढ़े होंगे, जैसे ईशा अपनी पढ़ाई पर औसत हर रोज 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। इस समय वर्ष का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक स्कूल की वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 98% थी। इसी प्रकार के और भी कथन हो सकते हैं। ऊपर दिए कथनों के बारे में जरा सोचो कि पहले कथन अनुसार क्या हर रोज बच्चा 5 घंटे ही पढ़ता है, या फिर दूसरे कथन अनुसार क्या विशेष समय पर दिए गए स्थान का तापमान हमेशा ही 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, या फिर उस कक्षा के हर विद्यार्थी की आयु 12 वर्ष ही है। स्पष्ट रूप से इन सबका उत्तर नहीं होगा। फिर इन कथनों का क्या मतलब है? औसत से समझते हैं कि ईशा सामान्यतः एक दिन में 5 घंटे पढ़ती है, लेकिन किसी दिन वह इससे ज़्यादा घंटे भी पढ़ सकती है और कुछ दिन वह इससे कम घंटे भी पढ़ती है। ठीक इसी तरह 40 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान का मतलब है कि साल के उस समय पर प्रायः तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन कभी वह 40 डिग्री से अधिक भी रहता है और कभी कम भी रहता है। इससे हम अनुभव करते हैं कि औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, और चूंकि औसत का मान सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के बीच का होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि औसत आंकड़ों के एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है।
अलग अलग आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए अलग अलग प्रतिनिधि या केंद्रीय मानों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक प्रतिनिधि मान, अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य है। अंकगणितीय माध्य आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग होने वाला प्रतिनिधि मान है, जिससे संक्षेप में माध्य भी कहते हैं। चलो उदाहरण से समझें। हमारे पास दो बर्तन है जिनमें क्रमशः 20 लीटर और 60 लीटर दूध है। यदि दोनों बर्तनों में बराबर दूध रखना हो तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? इस प्रकार के प्रश्न के लिए हम अंकगणितीय माध्य ज्ञात करते हैं। दी गई स्थिति में औसत या अंकगणितीय माध्य होगा दूध की कुल मात्रा या बर्तनों की संख्या। 20 + 60 / 2 लीटर यानी 40 लीटर। इस प्रकार प्रत्येक बर्तन में 40 लीटर दूध होगा। औसत या अंकगणितीय माध्य या माध्य को इस प्रकार दर्शाया जाता है। माध्य = सभी प्रेक्षणों का योग / प्रेक्षणों की संख्या। चलिए एक प्रश्न हल करें। उदाहरण 1। आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4, 5, 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? आशीष के पढ़ने का औसत समय होगा पढ़ाई में लगाया कुल समय बाय दिनों की संख्या जिसमें पढ़ाई की = 4 घंटे प्रतिदिन। इससे हम ये कह सकते हैं कि आशीष प्रतिदिन 4 घंटे के औसत से पढ़ाई करता है। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2। एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए: 36, 35, 50, 46, 60, 55। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात करो। सोचो, चर्चा करो और लिखो। ऊपर आए उदाहरणों में दिए गए आंकड़ों पर विचार करो और निम्न बातें सोचो। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा है? क्या ये प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है? मित्रों से इस पर चर्चा करो। तुम्हें अनुभव होगा कि माध्य सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच का ही मान होता है। उदाहरण के तौर पर 5 और 11 का माध्य 8 होगा, जो 5 तथा 11 के बीच में ही स्थित है। इस अवधारणा का प्रयोग करके हम दो भिन्नात्मक संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी भिन्नात्मक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आधे और 1/4 के बीच उनका औसत मिलेगा 3/8, या फिर आधे और 3/8 के बीच का औसत मिलेगा 7/16 इत्यादि। प्रसार या परिसर। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हम प्रेक्षणों के प्रसार का अनुमान लगा सकते हैं, जिनके लिए हम सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर उसे ज्ञात कर सकते हैं। इस परिणाम को आंकड़ों या प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है: 32, 41, 28, 44, 35, 26, 23, 33, 38, 40। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है और सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है? इनकी माध्य आयु क्या है? हमने देखा कि केवल माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या प्रतिनिधि मान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की आवश्यकता अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति के अन्य मापकों का प्रयोग होता है। निम्न उदाहरण देखो। एक दुकानदार ने कमीजों के विभिन्न मापों की साप्ताहिक मांग को जानने के लिए 90, 95, 100, 105 और 110 सेंटीमीटर के मापों की कमीजों की बिक्री का रिकॉर्ड रखा। एक हफ्ते के रिकॉर्ड को चित्र में प्रदर्शित सारणी अनुसार दिखाया गया है। यदि दुकानदार सारणी की मदद से बेची गई कमीजों की संख्या का माध्य ज्ञात करे तो जरा सोचो कि क्या वह किस माप की कमीज स्टॉक में रखनी है ये जान पाएगा। चलो इनका माध्य निकाल कर देखें। बेची गई कमीजों की कुल संख्या बाय कमीजों के विभिन्न मापों के प्रकार यानी 21। लेकिन हर माप की 21 कमीजें रखकर वह ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सबसे अधिक बिकने वाले 95, 100, 110 सेंटीमीटर मापों को मंगवाने का निर्णय लिया और बाकी माप भविष्य में मंगवाने के लिए छोड़ दिए। चलो एक दूसरा उदाहरण देखें।
रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार का कहना है कि उसके द्वारा 90 सेंटीमीटर के माप की कमीज सबसे अधिक बेची गई है। ध्यान से देखो कि यहाँ भी दुकानदार की रुचि विभिन्न मापों की बेची गई कमीजों की संख्याओं में ही है और वह उस कमीज के माप को देख रहा है जो सबसे अधिक बिकती है। यह आंकड़ों का एक अन्य प्रतिनिधि मान है। 105 सेंटीमीटर माप की कमीज सबसे अधिक बिकी है और इसे ही हम बहुलक कहते हैं। दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक है। चलो एक उदाहरण से हम बहुलक ज्ञात करना सीखें। उदाहरण 4, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात करो। 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। यदि प्रेक्षणों की संख्या बड़ी है तो उन्हें समान मान वाले प्रेक्षणों के रूप में व्यवस्थित करना और फिर उनकी गिनती करना इतना सरल नहीं होता। ऐसे में हम आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हैं और आंकड़ों की सारणी बनाने का काम मिलान चिन्ह टैली मार्क्स द्वारा प्रारंभ करते हुए प्रेक्षणों की बारंबारताएं फ्रीक्वेंसीज बनाकर पूरा कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 5, टीमों के एक समूह के बीच खेले गए फुटबॉल मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। सोचो, चर्चा करो और लिखो कि क्या संख्याओं के एक समूह में दो बहुलक हो सकते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 6, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात करो। एक तरफ हमें माध्य से आंकड़ों में भी सभी प्रेक्षणों का औसत पता चलता है, वहीं दूसरी तरफ बहुलक आंकड़ों में बार बार आने वाले प्रेक्षण को दिखाता है। नीचे लिखे वाक्यों पर विचार करो। तुम्हें एक दावत में बुलाए गए 25 आदमियों की चपातियों की संख्या का निर्णय लेना है। कमीजों के दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। घर के लिए आवश्यक दरवाजे की ऊंचाई जाननी है। पिकनिक पर जाते समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही फल खरीदा जाने पर हमें कौन सा फल मिलेगा। इनमें से किस स्थिति में हम बहुलक का प्रयोग एक अच्छे आकलन के तौर पर कर सकते हैं। पहले कथन अनुसार अगर प्रत्येक व्यक्ति के लिए चपातियों की संख्या इस प्रकार है तो तब इन आंकड़ों का बहुलक 2 चपाती है और यदि हम बहुलक को आंकड़ों के प्रतिनिधि मान के रूप में प्रयोग करें तो हमें प्रति व्यक्ति के लिए 2 चपाती के दर से 25 व्यक्तियों के लिए सिर्फ 50 चपातियों की जरूरत होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ही इतनी चपातियां 50 लोगों के लिए कम होंगी। सोचकर देखो क्या माध्य यहाँ उपयुक्त प्रतिनिधि मान होगा। चलो देखें। तीसरे कथन अनुसार दरवाजे की ऊंचाई उनसे संबंधित है जिन्हें उसका उपयोग करना है। मान लेते हैं एक घर है जहाँ 5 बच्चे और 4 वयस्क हैं, जिनमें प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर के आसपास है और ऊंचाई का बहुलक 135 सेंटीमीटर है। तो क्या 144 सेंटीमीटर का दरवाजा उपयुक्त होगा सभी वयस्कों के लिए? क्या ये पर्याप्त है? इसका जवाब है नहीं, जो बताता है कि यहाँ भी बहुलक एक उपयुक्त मान नहीं है। तो क्या माध्य की मदद से हम दरवाजे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? हमें इसका हल आगे आए प्रतिनिधि मान को पढ़कर मिलेगा। हमने ऊपर देखा कि कुछ स्थितियों में अंकगणितीय माध्य एक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है तथा कुछ स्थितियों में बहुलक एक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। चलो एक उदाहरण देखें। 17 छात्रों का एक समूह है जिनकी ऊंचाई निम्न प्रकार से है। खेल अध्यापिका कक्षा को 2 ऐसे समूहों में विभाजित करना चाहती है जिसे प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो तथा एक समूह में विद्यार्थियों की ऊंचाई एक विशेष ऊंचाई से कम हो और दूसरे में उनकी ऊंचाई एक विशेष ऊंचाई से ज्यादा हो। वह किस प्रकार ऐसा कर पाएंगे? चलो उनके पास उपलब्ध विकल्प देखें। वह माध्य ज्ञात कर सकती हैं, अतः वह छात्रों को 2 ऐसे समूहों में विभाजित कर सकती है जिसमें एक समूह में माध्य ऊंचाई यानी 113.5 से कम ऊंचाई वाले छात्र हो सकते हैं और दूसरे समूह में माध्य ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले छात्र हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों समूहों में विद्यार्थियों की संख्या समान नहीं रहकर एक समूह में 7 विद्यार्थी तथा दूसरे में 10 विद्यार्थी होंगे। उनके पास दूसरा उपाय है कि वह बहुलक ज्ञात करे जिसमें 115 सबसे अधिक बारंबारता वाला है और यही बहुलक होगा। इसीलिए हमें एक अन्य प्रतिनिधि मान के बारे में सोचना होगा जिससे समस्या दूर हो जाए। वह है माध्यक। माध्यक वह मान देता है जो आंकड़ों के मध्य स्थित होता है जब हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तथा इसमें आधे प्रेक्षण इससे अधिक मान वाले और आधे प्रेक्षण इससे कम मान वाले होते हैं।
खेल अध्यापिका इस बीच वाले विद्यार्थी को खेल का निर्णायक बना सकती है। यहाँ प्रेक्षणों की विषय विषम संख्या वाली स्थितियों को ही हल लेंगे। इस प्रकार दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीचों बीच मध्य वाला मान उनका माध्यक होता है। सामान्यतः हमें बहुलक और माध्यक का एक ही मान नहीं प्राप्त होता है। चलो माध्यक को एक उदाहरण से समझें। उदाहरण 7, निम्न आंकड़ों का माध्यम ज्ञात करें। हम पहले सीख चुके हैं कि एकत्रित की गई सूचनाओं को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में व्यवस्थित करके इन सूचनाओं को चित्रीय रूप में दंडालेख या चित्रलेखों के रूप में कैसे निरूपित किया जाता है। हम इन दंडालेखों को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, साथ ही इनके आधार पर सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि दंड बारंबारता निरूपित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा दंड ही बहुलक होगा। हमें पता है कि दंडालेख समान चौड़ाई के दंडों द्वारा संख्याओं का निरूपण है तथा दंडों की लंबाइयां बारंबारताओं और चुने गए स्केल पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक दंडालेख में जहां संख्याओं को इकाइयों में दर्शाना है, आलेख एक प्रेक्षण के लिए एक इकाई लंबाई निरूपित करता है, और यदि उसे संख्याओं को दहाई या सैकड़ों में दिखाना है तो एक इकाई लंबाई 10 या 100 प्रेक्षणों को निरूपित करता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 8, छठी और सातवीं कक्षा के छात्रों को उनके मनपसंद रंगों का नाम बताने को कहा गया ताकि ये निर्णय हो सके कि उनके स्कूल के भवन का रंग क्या रखा जाए। इसके परिणाम स्वरूप चित्र में दिख रही सारणी एक बनाई गई। इन आंकड़ों को दंडालेख द्वारा निरूपित करो, साथ ही दंडालेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दो। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 9, निम्नलिखित सारणी 2 के चित्र में दिए आंकड़े किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए हुए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें दंडालेख द्वारा निरूपित करो। चित्र में दिखाए आंकड़ों के 2 समूहों को देखो जो 2 नगरों ओबरदीन और मार्गेट में वर्ष के 12 महीनों के धूप रहने के औसत घंटों को दर्शाते हैं। इन नगरों के दक्षिणी ध्रुव के निकट होने के कारण यह धूप बहुत कम घंटों के लिए रहती है। चित्र में दी गई सारणी की मदद से इनकी अलग अलग दंडालेख खींचकर हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें यह जानना हो कि एक विशेष महीने में किस नगर में धूप अधिक घंटों तक रहती है, तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें दोनों नगरों के औसत धूप के घंटों की तुलना करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम दोहरे दंडालेख खींचने होंगे जिनमें दोनों नगरों के दंडालेख की सूचना साथ साथ दी जाती है। चित्र आकृति 3.1 दोहरे दंडालेख को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक महीने के लिए हमारे पास 2 दंडालेख हैं जिनकी ऊंचाई प्रत्येक नगर के औसत धूप के घंटों को दर्शाती है। यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिर्फ अप्रैल के महीने को छोड़कर बाकी सभी महीनों में मार्गेट में ओबरदीन के मुकाबले ज़्यादा धूप रहती है। चलो दोहरे दंडालेख का एक उदाहरण देखें। उदाहरण 10, गणित की अध्यापिका ये जानना चाहती थी कि तिमाही परीक्षा के बाद उसके द्वारा अपनाई गई तकनीक का प्रभाव पड़ा या नहीं। वह 5 सबसे कमजोर बच्चों की तिमाही परीक्षा 25 में से और छमाही परीक्षा 25 में से प्राप्त किए अंकों को लेकर चित्र में दिखाए अनुसार एक सारणी बनाती है। संयोग और प्रायिकता अक्सर हमारे जीवन में हम दिखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज वर्षा होने की संभावना या संयोग नहीं है, या फिर ये संभव है कि भारत विश्व कप जीतेगा। चलो इन्हें थोड़ा और समझें। कुछ कथन देखो। सूरज पश्चिम से निकलता है, एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर हो जाती है, एक बड़े आयतन वाला घर लेने पर उसकी भुजा भी बड़ी होगी, एक बड़े क्षेत्रफल का व्रत लेंगे तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, भारत अगली टेस्ट श्रृंखला जीतेगा। अगर हम इन कथनों को देखें तो सूरज का पश्चिम से निकलना असंभव है, और ठीक उसी तरह किसी चींटी का 3 मीटर का होना भी असंभव है। इसके विपरीत अगर वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है तो उसकी त्रिज्या बड़ी ही होगी, और उसी तरह किसी घन का आयतन ज़्यादा होने पर उसकी भुजा भी बड़ी होगी। दूसरी तरफ भारतीय टेस्ट श्रृंखला जीतने की संभावना है भी और नहीं भी।
संयोग: जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्ती अपट आने की सही प्रागुक्ति नहीं कर सकते। सिक्का उछलकर प्रागुक्ति करो और चित्र में दर्शाए तरीके से सारणी बनाकर अपने प्रेक्षण को उसमें लिखो, और ऐसा कम से कम 10 बार करो और प्राप्त परिणामों में देखो कि क्या कोई पैटर्न दिखता है और क्या हमेशा हमें चित्त ही प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रेक्षण को स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखाते हैं। चित्र में चित्त को निरूपित करता है और पट को निरूपित करता है, और सारणी में सलमा और सुशीला के 25 उछालों का प्रेक्षण है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि चित्ती अपट आने का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है और न ही प्रागुक्तिक प्रतिरूप ज्ञात किया जा सकता है। जब हम प्रत्येक बार सिक्के को उछालते हैं तो इसका परिणाम चित्ती अपट कोई भी हो सकता है। ये एक संयोग की बात है कि एक विशेष उछाल में हमें क्या प्राप्त होगा। ऊपर आए चित्र में आए आंकड़ों में आने वाले चित्त और पट की संख्या गिनो और रिकॉर्ड करो। तुमने पासे से भी अवश्य खेला होगा जिसके 6 फलक होते हैं। अब हम पासे को फेंकते हैं तो भी हम आने वाले प्रागुक्ति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लूडो या सांप सीढ़ी के खेल में हम कामना करते हैं कि कोई विशेष परिणाम मिले। चित्र में दिखाए गए सारणी के अनुसार 150 बार पासे फेंक कर प्राप्त परिणामों को सारणी में लिखो और हर परिणाम के मिलने पर उसके सामने मिलान चिन्ह लगाओ। प्रायिकता: किसी सिक्के को उछालने पर इसके 2 संभव परिणाम चित्त और पट होंगे। इसी तरह एक पासे को फेंकने पर 6 संभव परिणाम होंगे, और अनुभव द्वारा ये भी पता है कि सिक्के के लिए चित्त या पट आना एक समप्रायिक घटना है। हम कहते हैं कि चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, उसी तरह पट आने की भी प्रायिकता 1/2 है। जब हम पासे फेंकते हैं तो 1 से 6 तक आने की संभावना बराबर होती है, जिसका मतलब है कि पासे के लिए 6 संभव समप्रायिक परिणाम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक के आने की प्रायिकता 1/6 है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने ऊपर जो उदाहरण देखे उससे स्पष्ट है कि कई संभावनाओं वाली घटना की प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच में होती है, और जिनकी घटित होने की कोई संभावना नहीं होती उनकी प्रायिकता 0 होती है। जिसके होने की संभावना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। एक स्थिति दी जाने पर हमें अलग अलग संभव परिणामों को समझने और हर परिणाम के संभावित संयोग के अध्ययन की जरूरत होती है। ये भी संभावना है कि सिक्के और पासे के विपरीत ऐसे भी परिणाम हो जिनके घटित होने के संयोग बराबर ना हो, यानी वे संप्रायिक ना हो। उदाहरणार्थ, अगर एक बर्तन में 15 लाल और 9 सफ़ेद गेंदें हों और बिना देखे इनमें से कोई गेंद निकाली जा रही हो तो लाल गेंद निकलने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है और इसकी प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच ही होगी। बच्चों, अब हम पाठ से जुड़े कुछ प्रमुख प्रश्न देखेंगे, तो चलिए शुरू करें। चलिए बच्चों, अब उन प्रश्नों के उत्तर जानें। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।